तो हम बात कर रहे हैं रिवीजन की। और रिवीजन है हमारा एग्जाम के लिए। अगर आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि कम टाइम में हम ज्यादा चीजों को रिवाइज कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, हाँ भाई हमें आता है, हम कर सकते हैं। और सारा जो खेल है, गेम है, वो सारा का सारा कॉन्फिडेंस का है। आपको अगर एग्जाम में कॉन्फिडेंस है कि आप ये कर सकते हैं तो आप कर पाएंगे, और अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो अपने आप ही आधी आप लड़ाई हार जाते हैं सामने से। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसका अगर जिन बच्चों को समझ में आ जाता है ये, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा ये मार्क्स कंटेनिंग रहता है। बहुत ज्यादा नंबर आते हैं, मोर देन 70-80 मार्क्स आ जाते हैं। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उनके 20-30 पे ही रह जाते हैं। तो मेन बात है इसको समझने की। और यहाँ केवल फार्मूला काम नहीं करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर बेसिक्स पता होने चाहिए, और कुछ कॉमन सेंस के थ्रू आपको क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, है ना। देखिए, फर्स्ट चैप्टर थ्योरी का है, और इसमें हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या है। तो हमें पता है कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हुए आते हैं 11-12 से। एक है हमारा ये कॉस्ट अकाउंटिंग। ये डिफरेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा एम होता है कि हम लोग अकाउंटिंग मेंटेन करें, रिकॉर्ड मेंटेन करें, और प्रॉफिट का पता लगाएं, और ईयर एंड में फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाएं। लेकिन वहां पर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता नहीं लगा सकते। हमें ये नहीं पता चलता कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसकी क्या कॉस्ट है। या कोई जॉब आई है हमारे पास, कि हमारे पास 1 दिन 2 दिन का काम आया, 2-3 घंटे का काम आया, उसकी हमारी क्या कॉस्ट आएगी। और जब तक हमें कॉस्ट का पता नहीं चलेगा, हम लोग अपने कस्टमर से प्रॉफिट ऐड करके उसका प्राइस भी चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो मेन काम क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? हमें अपने प्रोडक्ट, अपनी जॉब की कॉस्ट का पता लगाना। तो इसलिए CIMA लंदन की डेफिनेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक टेक्निक है और प्रोसेस है कॉस्ट का पता लगाने के लिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। तो इससे हम अपनी कॉस्ट का पता लगाते हैं। यहां पर हम कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी का यूज करते हैं। तो कॉस्ट क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज की कॉस्ट, उसमें जो खर्चा होता है उसे बनाने में। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्ट का पता लगाने की टेक्निक। जैसे कहीं हमारा कुछ खर्चा हो गया, अब हम रेंट दे रहे हैं, मंथली रेंट दे रहे हैं, हम 3-4 प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब वो रेंट जो है उस प्रोडक्ट पे सीधा तो जा नहीं रहा है, तो हमें उन प्रोडक्ट की कॉस्ट में रेंट को भी लेना है। तो कैसे लें, कितना लें, ये सारी चीजें क्या कहती है? कॉस्ट, टेक्निक और प्रोसेस, ताकि हम कॉस्ट का पता लगाएं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग। अब हम उसको रिकॉर्ड भी करते हैं, उसकी अकाउंटिंग करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। हम कॉस्ट जो खर्च कर रहे हैं, जो हम सारा खर्चा कर रहे हैं, उसका हम अकाउंटिंग भी करते हैं। जस्ट लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम यहाँ पर भी जर्नल एंट्री बनाते हैं, हम यहाँ पर भी लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल और कॉस्टिंग के प्रिंसिपल को अप्लाई करना, मेथड को अप्लाई करना, उसकी नॉलेज, ये सब कॉस्ट अकाउंटेंसी कहलाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है? बिना हम किसी भी चीज का, प्रोडक्ट का, अपनी जॉब का कॉस्ट लगाए बगैर हम बढ़ेंगे कैसे आगे? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट या तो हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हो, जैसे हम साबुन बनाकर बेचते हैं, तो वहां पर प्रोडक्ट अपने हिसाब से हमें ऑर्डर नहीं करता है कि हमें ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हम बनाते हैं और बेचते हैं, तो वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन जहां पर हमारे पास कस्टमर आकर बताता है कि हमें ये चीज चाहिए, और उसके हिसाब से हम चीज बनाते हैं,
तो वहां पर तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे हम फर्नीचर का काम करते हैं, तो कस्टमर आकर हमें, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, हमारे पास एक कस्टमर आता है और वो फोटो दिखाता है और कहता है कि मुझे ऐसा सोफा चाहिए, ऐसा बेड चाहिए, ऐसी सेंट्रल टेबल चाहिए, ऐसा साइज होना चाहिए, वो 12 सीट होना चाहिए, 8 सीट होना चाहिए, बीच में घुमा हुआ, मतलब दुनिया भर की चीजें हैं। तो कस्टमाइज होता है आजकल हर चीज। तो उस चीज में हम प्रोडक्ट तो बनाएंगे बाद में, लेकिन पहले हम उसे प्रोडक्ट का प्राइस बताएंगे। अब प्रोडक्ट का प्राइस हम उसे कैसे बता पाते हैं? पहले ही एडवांस में, जब तक कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक को अप्लाई ना करें, प्री डिटरमाइंड जो कॉस्ट हैं उनको हम लिखना ना सीखें, तो हम कैसे बता पाएंगे जो चीज अभी बनी नहीं हुई वो कितने की बनेगी? तो कॉस्ट अकाउंटिंग वहां पर हमारी हेल्प करती है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बेसिक डिफरेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम हिस्टोरिकल अकाउंटिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम अकाउंटिंग में वही लिखते हैं जो हो चुका है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग एक एस्टिमेशन बेसिस पर काम करती है। जो काम नहीं हुआ, फ्यूचर में होगा, उसे आज ही हम एस्टिमेट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, जब तक आप कॉस्ट अकाउंटिंग में ज्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट का पता लगाना, कॉस्ट को कंट्रोल करना। सपोज मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि एक कस्टमर आया और उसने दिखाया मुझे ये सोफा, ये बेड चाहिए, उसने सपोज एक सोफा दिखाया, तो हमने कहा हाँ बन जाएगा 80,000 रुपए का। वो कह रहा नहीं मेरा तो नहीं है बजट, मैं तो जा रहा हूं। हमने कहा रुक जा भाई, तेरा बजट कितना है? उन्होंने कहा जी 50,000। तो हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, 80,000 की बजाय उसे 50,000 में देना है। तो कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी से, थोड़ा सा हमें क्वालिटी को डाउन करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्वालिटी को। भाई हम 80,000 रुपए में दे रहे हैं और हमारी अंदाजा था कि हमारी जो कॉस्ट आएगी वो 60,000 आएगी, और हम 80,000 में दे देंगे। तो कह रहा है जी नहीं मुझे तो 50 में। तो अब हम 40,000 का बनाकर 50 में देंगे। तो 60,000 की बजाय 40,000 की कॉस्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। ऐसा भी ना हो कि वो हमारा प्रोडक्ट लेकर गालियां दे हमें। तो कॉस्ट को कंट्रोल भी करना पड़ेगा और रिड्यूस भी करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट कंट्रोल? अगर मान लिया हमने सोचा 40,000 में बनाएंगे, तो 40,000 से ऊपर ना जाए, यह है कॉस्ट कंट्रोल। जो सोचा है उतने में रहे। और कॉस्ट रिडक्शन क्या है? हमने सोचा था 60,000 में, लेकिन अब 40 में बनाना है, तो 60 से 40,000 करना, ये कॉस्ट रिडक्शन है। तो ये हमें काम करना पड़ता है। मैनेजमेंट को गाइड करना पड़ता है समय समय पर। सेलिंग प्राइस में पता लगाने में हमें हेल्प मिलती है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी है, समय समय पर हमें गवर्नमेंट के हिसाब से हमें कॉस्ट रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं। कुछ ऐसी कंपनीज है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में मैं आपको बता भी चुका हूं मेनली क्या फर्क है। ये नॉर्मल बातें बता रखी है हमें। अब हम बात करते हैं इसमें फायदे। तो देखो बहुत सारे लोगों को है। कंपनी को फायदा, उससे सही कॉस्ट का पता चल जाता है, अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है, तो सेलिंग प्राइस का पता लगा सकते हैं। एम्प्लॉइज को फायदा क्या है कि अगर हम कॉस्ट को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इन्वेस्टर का फायदा है कि उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा कंपनी का, तो उसे बेनिफिट मिलेगा। क्रेडिटर का फायदा यह ज्यादा माल बेचेगा, उसे समय पे पैसा मिलेगा। तो जब कोई कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो सबको ही फायदा होता है। कस्टमर को भी फायदा होगा, उसे सस्ता सामान मिलेगा। तो बेनिफिट सबको ही मिलेंगे। गवर्नमेंट को भी फायदा मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा टैक्सेस भी मिलेंगे गवर्नमेंट को। एक होता है इसमें कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। देखिए कॉस्ट सेंटर हम उस जगह को बोलते हैं जिसकी हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। जिस डिपार्टमेंट की, जिस एरिया की हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट सेंटर। ठीक है, जैसे हमारा एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जहां पर प्रोडक्शन होती है, उसकी अगर हम अलग से कॉस्ट निकाल सकते हैं, दैट इज नोन एज कॉस्ट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर जहां हम
प्रॉफिट निकाल सकते हैं जिस जगह का, वो प्रॉफिट सेंटर होता है। मान लिया हमारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, हर एक का अलग अलग प्रॉफिट निकल सकता है, तो एवरी ब्रांच इज प्रॉफिट सेंटर। अलग अलग प्रोडक्ट का हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबका अलग अलग प्रॉफिट निकल सकता है, मींस प्रॉफिट सेंटर। हमारे अलग अलग प्रोसेस हैं जहां से माल बेचते भी हम आउटपुट होने पर, तो वो भी क्या है, प्रॉफिट सेंटर है। और वन इज कॉस्ट यूनिट। हम जिस भी चीज में डील करते हैं उसका प्राइस हम लोग पर यूनिट के हिसाब से होता है, लेकिन यूनिट क्या होता है, साबुन बेच रहे हैं तो एक यूनिट एक साबुन हो गया, है ना। घर बेच रहे हैं तो एक यूनिट एक घर हो गया। वहीं हम सिनेमा हॉल में टिकट बेच रहे हैं तो एक यूनिट एक टिकट हो गया, पर टिकट पर शो। वहीं अगर हम ईंट का भट्टा लगा रखा है, ईंट बेच रहे हैं तो ईंट एक एक नहीं बिकती है, वो पर 1000 के हिसाब से होती है, तो उसकी कॉस्ट निकालेंगे। सीमेंट बेच रहे हैं तो वो 1 किलो के हिसाब से नहीं होता, पर बैग के हिसाब से होता है। दूध बेच रहे हैं तो पर लीटर होता है ना। तो कोई चीज पर लीटर है, कोई पर मीटर है, कपड़ा है तो 1 मीटर के हिसाब से है। तो हर एक की जो हम यूनिट निकालते हैं वो उसके हिसाब से है कि वो कैसे सामान बिकता है। अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है जो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, अलग अलग इंफॉर्मेशन देती है। कॉस्टिंग की हमारे पास अलग अलग टेक्निक होती है, जो पढ़ चुका है अब तो समझ में आ जाएगा। जब मैं पहली बार पढ़ाता हूं तो मैं ये कहता हूँ ये टेक्निक एंड टाइप ऑफ कॉस्टिंग अभी छोड़ दो, जब हम पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लेंगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब देखो कैसे पता चलेगा। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, इस मेथड में हम प्रोडक्ट को एक्चुअल कॉस्ट के बेसिस पर ही पता लगाते हैं। ये हम तब काम कर सकते हैं जब हम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं। हम किसी अपने कस्टमर से कहते हैं कि भैया हम जितनी भी कॉस्ट आएगी प्लस 10% हम आपसे ले लेंगे, तो वहां पर हम हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आप पढ़ चुके हैं, वेरिएंस एनालिसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर, जहां पर हम मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस सब निकालते हैं। तो वहां पर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं, पहले से एक प्राइस निकाल रखा है उसकी कॉस्टिंग करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग एक अलग चैप्टर है जहां हम पढ़ चुके हैं, जहां पर हम कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशो सब निकालते हैं। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब वेरिएबल कॉस्टिंग को हम अलग लेते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को अलग लेते हैं, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस को टाइम पीरियड की कॉस्ट मानते हैं, और वेरिएबल एक्सपेंसेस को प्रोडक्ट की कॉस्ट मानते हैं, तो वो अलग होता है। डायरेक्ट कॉस्टिंग होता है जहां पर हम सारे खर्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही बांट देते हैं। ये हमने ज्यादा हम यूज में नहीं लाते हैं, तो हमने पढ़ा भी नहीं है बहुत ज्यादा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम पढ़ते हैं, हमने कॉस्ट शीट में भी पढ़ा, ओवरहेड के चैप्टर में भी पढ़ा, इवन हमने मार्जिनल के चैप्टर में भी पढ़ा था। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, जहां पर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या रहता है, ज्यादातर जहां पर हमारा एक ही जैसा प्रोडक्ट बन रहा होता है, तो वहां पर हम जो काम करते हैं, एक ही जैसी टेक्निक लगाते हैं सभी चीजों पर, उसे हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बोलते हैं। एक जैसा प्रिंसिपल, एक जैसा प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम आपस में सभी कंपनियों के साथ में कंपैरिजन कर सकें, उसे हम यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बोल देते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी एक चैप्टर पढ़ा था हमने, जहां ओवरहेड में हम हर एक डिपार्टमेंट या सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से एक ओवरहेड रेट निकालकर हम एब्जॉर्ब करते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हर एक्टिविटी का अलग एक एब्जॉर्प्शन रेट निकालकर, बेस निकालकर, कॉस्ट ड्राइवर्स लेकर हम उसको करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग के मेथड भी है हमारे पास अलग, सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग, जैसे कॉस्ट शीट के चैप्टर में एक जैसा प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं। याद हो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, सर्विस कॉस्टिंग में, जहां पर हम पर किलोमीटर के हिसाब से कॉस्ट निकालते हैं, ज्यादातर हम ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग कर रहे होते हैं। डिपार्टमेंट कॉस्टिंग आपने अकाउंटिंग में पढ़ा था, जहां अलग अलग डिपार्टमेंट की कॉस्टिंग करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा, हर एक अलग अलग प्रोसेस की अलग अलग कॉस्टिंग निकलती है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी आपने पढ़ा, तो अब आप पढ़ चुके हैं तो आप कोरिलेट कर पा रहे हैं कि हाँ भाई ये तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2-3 साल के लिए हम काम कर रहे होते हैं, वहां पर हमारी काम होता है। मल्टीपल और कंपोजिट कॉस्टिंग, जहां पर हम अलग अलग टाइप के
प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, अलग अलग टाइप की कॉस्टिंग मेथड अपना रहे होते हैं, तो वहां पर हम मल्टीपल या कंपोजिट कॉस्टिंग कर देते हैं। कॉस्ट प्लस मेथड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बेसिकली यूज होता है, जहां पर बहुत लंबे समय के लिए काम होता है, हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हमारी कॉस्टिंग क्या आएगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होने की उम्मीद है और हम ऐसे कॉस्ट है बहुत सारी जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, जैसे बहुत ज्यादा लोहा यूज होता है, पेट्रोल डीजल यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ये हमारी कंट्रोल में नहीं है। कल को पेट्रोल डीजल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, लोहे का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वहां पर हम कॉस्ट प्लस रेट पर चलते हैं कि भैया हम चलते हैं। टारगेट कॉस्ट मेथड, यहाँ पर क्या रहता है, हमें टारगेट फिक्स किया जाता है कि हमें ये काम 50,000 में करना है, तो फिर 50,000 में करना है, उस टारगेट के हिसाब से हम चलते हैं, तो उसे हम टारगेट कॉस्टिंग बोलते हैं। बैच कॉस्टिंग, पर बैच की कॉस्टिंग करते हैं कि हम हर बैच में 50 यूनिट बनाएंगे, तो उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, वो हम करते हैं। ऑपरेशन कॉस्टिंग, ये मोर डिटेल एप्लीकेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग है, जैसे हम ओवरहेड और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा हमारी डिटेल्ड एप्लीकेशन होता है, ऐसी प्रोसेस कॉस्टिंग का और डिटेल्ड एप्लीकेशन ऑपरेशन कॉस्टिंग हो जाता है, ये हमने पढ़ा नहीं है। कई बार हम ऑडिट कराते हैं, ऑडिट का मतलब होता है कि चेकिंग करना सारा काम ठीक हो रहा है या नहीं, उसे ऑडिट बोलते हैं। तो ऑडिट कॉस्ट ऑडिट भी होता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी होता है। इसके फायदे क्या है कि हमारी कॉस्ट सही है या नहीं, कॉस्ट जो सोचा उसके हिसाब से हो रहा है खर्चा या नहीं, और हम अपने एम्प्लॉयज को कॉस्ट कॉन्शियसनेस देते हैं कि हमारा जो खर्चा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से इतना होना चाहिए, आप कम ज्यादा कर रहे हैं या नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है रिकॉर्डिंग में, प्रोसेसिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं है, वेस्टेज ज्यादा तो नहीं हो रही है किसी भी प्रोडक्ट की, तो ये सारी चीजें हमारी कॉस्ट ऑडिट में चलती है। ये हम वॉलंटरी भी करा सकते हैं और जबरदस्ती गवर्नमेंट के हिसाब से भी हो सकता है। ये अभी तक हमने जो पार्ट पढ़ा थ्योरी का, वो फर्स्ट पार्ट था, जहां पर हम एक जनरल बातें कर रहे थे और न्यूमेरिकल से रिलेटेड थोड़ी कम बातें थी। अब न्यूमेरिकल से रिलेटेड थोड़ी सी ज्यादा बातें हैं, जैसे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, हमारी कॉस्ट के कितने हिस्से होते हैं, हमारे कॉस्ट के क्या पार्ट होते हैं, तो कॉस्ट के हमारे 3 पार्ट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग मतलब होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादा ध्यान से कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अलग मतलब होता है। जहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, यहां अलग है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डायरेक्ट होते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में लिखते हैं, लेकिन वो खर्चे यहां इनडायरेक्ट हो जाते हैं। तो क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब यहां पर, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में डायरेक्ट का मतलब है जो पर यूनिट प्रोडक्शन करते हुए हमें पता है इतना खर्चा आएगा, एक यूनिट में इतना खर्चा आएगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और जो पर यूनिट हम नहीं पता लगा सकते कितना खर्चा आएगा, वो इनडायरेक्ट। जो प्रोडक्ट में सीधा सीधा जा रहा है पता है डायरेक्ट है, जो नहीं जा रहा वो इनडायरेक्ट है। एग्जाम्पल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जाम्पल, हम लोग आइसक्रीम बनाकर बेचते हैं, आइसक्रीम का एक कप है, 100 ml का कप है, हमें पता है उस 100 ml में 50 ml मिल्क यूज होगा, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। एक तो वो प्रोडक्ट के अंदर सीधा सीधा जा रहा है और हम पता भी लगा सकते हैं कि एक यूनिट में कितना खर्चा हो रहा है। इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब जो प्रोडक्ट में नहीं जा रहा हम पता नहीं लगा सकते, मशीन में ग्रीस लगा रहे हैं, अब मशीन में जो ग्रीस लगा रहे हैं वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं जा रही है, हमें नहीं पता एक यूनिट पे कितना खर्चा हो रहा है, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर होता है, जो मशीन पर सीधा काम कर रहा है एम्प्लॉय, जो प्रोडक्ट पर सीधा काम कर रहा है एम्प्लॉय वर्कर, वो उसको जो हम वेजेस दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, वो डायरेक्ट लेबर है।
लेकिन जो सीधा प्रोडक्ट पर काम नहीं कर रहा है, हेल्पर है या ऑफिस में काम कर रहा है या सेलिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उनको जो सैलरी वेजेस दे रहे हैं वो सब इनडायरेक्ट है। एक और इंपॉर्टेंट बात, कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर में सैलरी, लेबर, वेजेस सब इंक्लूड होता है। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं, आपको जो सैलरी दे रहे हैं वो भी लेबर का पार्ट होता है यहाँ पर। तो डायरेक्ट लेबर क्या है? जो मशीन पर, प्रोडक्ट पर सीधा काम कर रहा है। आप अगर कंपनी में जॉब करेंगे, आप तो ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो आप क्या प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो हथौड़ा लेकर? नहीं ना। तो आपको जो सैलरी मिल रही है वो इनडायरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आप एक यूनिट पे कितना काम कर रहे हैं वो नहीं पता लगाया जा सकता। ऐसे ही एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। रॉ मटेरियल हमारा बाहर रखा हुआ है फैक्ट्री में, स्टोर में। स्टोर से फैक्ट्री तक ले जाने में एक रॉ मटेरियल की यूनिट को 50 रुपए का खर्चा आता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री का रेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फैक्ट्री का रेंट डायरेक्ट होता है, फैक्ट्री का एक्सपेंस है। लेकिन यहां इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि फैक्ट्री का रेंट हमारा पता नहीं है कि एक यूनिट में कितना खर्चा हो रहा है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग से, तो ये इनडायरेक्ट है। तो ये हमारे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अच्छा, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वेदर इट इज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट expenses, indirect material, indirect labor, indirect expenses, these three are collectively known as overheads। तो इनको हम overhead बोलते हैं। तो indirect material, indirect labor, indirect expenses को हम overhead बोलते हैं। direct material, direct labor, direct expenses को हम prime cost बोलते हैं। तो total direct cost is known as prime cost, total indirect cost is known as overheads। तो कई बार लोग कहते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड बोलते हैं, नहीं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड बोलते हैं, क्योंकि कॉस्ट में तीन चीजें आती है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। ओवरहेड के भी हिस्से किए गए हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, जो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट है। ऑफिस ओवरहेड, जो ऑफिस की इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो सेलिंग की इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो ये सब हमारे ओवरहेड्स कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो ओवरहेड है, जो भी डायरेक्ट कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट है, वो सब वेरिएबल होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट? जो पर यूनिट के हिसाब से चेंज हो जाती है, टोटल में पर यूनिट सेम रहती है। जैसे एक यूनिट में 10 रुपए का मटेरियल लग रहा है, तो 2 यूनिट में 20 रुपए का मटेरियल, 3 यूनिट में 30 रुपए का मटेरियल, लेकिन मटेरियल पर यूनिट 10 रुपए ही रहेगा। ऐसे एक्सपेंसेस को वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। जो पर यूनिट सेम रहता है, टोटल में चेंज होता है इन द सेम प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट एंड सेल्स। और जो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड है, इनमें वेरिएबल फिक्स्ड मिक्स भी हो सकते हैं। जैसे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का रेंट फिक्स है ना, लेकिन कोई वर्कर है जो सफाई करते हैं वहां, उनका फिक्स है सैलरी, है ना। लेकिन कुछ वेरिएबल भी हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, ज्यादा यूज करते हैं तो ज्यादा बिजली का बिल आता है, कम यूज करते हैं तो कम आता है, तो वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल और फिक्स्ड मिक्स होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में। लेकिन ऑफिस ओवरहेड में 99% एक्सपेंस फिक्स्ड ही होते हैं, 99%, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। सेलिंग ओवरहेड भी फिक्स्ड और वेरिएबल मिक्स होते हैं। जैसे यहाँ कमीशन हम देते हैं, कमीशन वेरिएबल होता है, सेल ज्यादा होगी तो ज्यादा कमीशन होगा, कम होगी तो कम होगा। सैलरी फिक्स हो सकती है, सेलिंग डिपार्टमेंट का रेंट फिक्स हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमारी गाड़ी है जो जाती है, वो उस पे पेट्रोल डीजल होता है, तो वो हमारा वेरिएबल हो सकता है। तो इस बात पर डिपेंड करता है कई बार कि हमारे एक्सपेंसेस फिक्स्ड और वेरिएबल हो सकते हैं। तो ओवरहेड के बारे में आपको बताया। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात और है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं बनते। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट बनते ही नहीं है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में उन्हें दिखाते ही नहीं है। इसमें मेन आते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंसेस एंड इनकम। आप एक बार बताइए, आपने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, तो आपका इंटरेस्ट का खर्चा बहुत ज्यादा है,
अगर आप उस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के खर्चे को अपनी कॉस्ट में डाल दोगे तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो आप अगर अपने कस्टमर को वो महंगा सामान बेचोगे तो कस्टमर उससे खरीदेगा नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, ये आपने लोन बहुत ज्यादा लिया है, ये कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी और से खरीद लेगा क्योंकि वैसे ही सामान कोई और दूसरा सस्ता दे रहा हो। तो इस बार अब आप आइसक्रीम लेने के लिए जाए तो आजकल क्या होता है, कल्चर हो गया, शाम रात को कई बार हमारा मूड कर रहा है तो हम चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। तो पता चला एक ही जगह मदर डेयरी वाला भी खड़ा है, अमूल वाला भी खड़ा है, हैवमोर वाला भी खड़ा है, वाडीलाल वाला भी खड़ा है, ऐसे मदर डेयरी, ऐसे पता चला 5-7 कंपनी के ठेले वाले सब खड़े। तो मोर और लेस सबके रेट सेम से मिलेंगे आप। अब आपका मन करता है जी ऑरेंज बार खाने का तो 10 रुपए में काम हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं जी ऑरेंज बार 1 पे का नहीं है, दूसरे पे है 10-10 रुपए की सब पे है। अब एक कहने लगे जी 100 रुपए की है, क्यों जी लोन बहुत ज्यादा हम पे, इंटरेस्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो उससे आप 10 रुपए का सामान 100 में नहीं खरीदोगे। तो फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंसेस को हम कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते, इसलिए ये एक्सक्लूड करते हैं। इसी तरह फाइनेंशियल नेचर इनकम है, आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से आपको इनकम होती है, तो आप अपनी कॉस्ट को कम भी नहीं करेंगे। आप 10 रुपए की ऑरेंज बार 2 रुपए में नहीं बेचने लगोगे, आपकी और बहुत सारी इनकम हो रही है, क्योंकि आप ना तो फाइनेंशियल नेचर एक्सपेंसेस ऐड करोगे और ना ही आप फाइनेंशियल नेचर इनकम से कॉस्ट रिड्यूस करोगे। ऐसी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस है जो आप अपने कस्टमर से रिकवरी नहीं कर सकते। उसका एक रीजन ये भी है कि जो एबनॉर्मल लॉस है वो आपके साथ हुआ है, किसी और के साथ नहीं हुआ है। आग लग गई, चोरी हो गई, तो आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, तो आप अपने प्रोडक्ट के कम दाम 10 गुना बढ़ाकर नहीं बेच पाओगे कि आपको लॉस हो गया, रिकवर करना है। वो लॉस आप अपने कस्टमर से जिंदगी में रिकवर नहीं कर सकते। वो आप अपने आने वाले फ्यूचर के प्रॉफिट में से धीरे धीरे कमा सकते हो, लेकिन आप कस्टमर से सीधा एबनॉर्मल लॉस नहीं ले सकते, इसलिए वो भी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एप्लीकेशन है, प्रॉफिट का यूज है, ये कोई एक्सपेंसेस नहीं है जो कॉस्ट में आप जोड़ दें। आपने डिविडेंड दिया तो डिविडेंड है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर में, ये कोई खर्चा नहीं है जो कॉस्ट में जोड़ दो। तो किसी भी तरीके का एप्रोप्रिएशन आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकता, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सारी की सारी चीजों को कॉस्ट अकाउंटिंग से बाहर ही कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं आती लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाती है। इसमें मेनली होती है नोशनल कॉस्ट। ऐसा होता है कई बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आप वही लिख सकते हो जो हुआ है एक्चुअल में खर्चा, जो खर्चा है ही नहीं आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिख ही नहीं सकते, लेकिन यहां पर लिख सकते हैं टू फाइंड आउट करेक्ट कॉस्ट। कैसे? मान लिया आपके आसपास 15 फैक्ट्री हैं जो प्लाईवुड बनाती हैं और मार्केट में बेचती हैं, और आप भी प्लाईवुड बनाते हैं, सबकी किराए की है, सब किराया रेंट देते हैं, और रेंट को कॉस्ट का पार्ट होता ही है, तो सब लोग अपनी रेंट को कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं। आपकी अपनी बिल्डिंग है, आपको रेंट नहीं देना है, तो आप अपनी कॉस्ट में रेंट लिखते ही नहीं, सबसे सस्ता प्रोडक्ट हो रहा है आपका। लेकिन आपको ये पता चल गया कि ये सब रेंट दे रहे हैं, सब कॉस्ट में लिख रहे हैं, तो इट इज नॉर्मल कॉस्ट। तो आप अगर इस नॉर्मल कॉस्ट को अपनी कॉस्ट में लिख देंगे तो आपकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होने वाली है। तो आप क्यों ना अपना रेंट को ले, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इसे ले ले। तो हम नोशनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो ऐसे खर्चे जैसे मेरी अपनी सैलरी, मेरा अपनी बिल्डिंग का रेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब कभी कभी हम चाहें तो लिख सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, इवन दो ये खर्चा हुआ ही नहीं है। तो एक कॉस्ट शीट है जो नेक्स्ट चैप्टर है, उस कॉस्ट शीट में एक तरीके से फॉर्मेट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का पता लगाते हैं। तो वो फॉर्मेट हमारा कैसे बनता है ये देख लेते हैं, कैसे होता है वो फॉर्मेट। तो हमारा जो फॉर्मेट है कॉस्ट शीट बनाने का वो कैसा है, हम सबसे पहले प्राइम कॉस्ट लिखना चाहते हैं, और हमें पता है प्राइम कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड
डायरेक्ट लेबर पेड प्लस आउटस्टैंडिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग आता है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, इसे क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज नोन एज ओवरहेड्स, एंड देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ ओवरहेड। नंबर वन इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, आल्सो नोन एज वर्क ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और प्रोडक्शन ओवरहेड। तो ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, फिर ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड लिखते हैं, टोटल कॉस्ट आ जाती है, और फिर प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो ये हमारा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हम अलग अलग टाइप से कर सकते हैं, जैसे कि एलिमेंट के बेस पर हमने बात करी, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, फंक्शन के बेस पर बात करी, प्राइम कॉस्ट वगैरह। वेरिएबिलिटी के बाद पर मैं बता चुका हूँ, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस होता है, और सेमी वेरिएबल भी होता है। जब स्टेप कॉस्ट होती है, थोड़ा सा खर्चा वेरिएबल है, को थोड़ा फिक्स्ड है, या एक लिमिट तक वो इतना रहेगा, फिर एक स्टेप ऊपर कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो उसे हम सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल बोल देते हैं। मैनेजरियल डिसीजन के बेस पर हमारी अलग अलग टाइप की कॉस्ट होती है, लाइक मार्जिनल कॉस्ट। एक यूनिट और बढ़ाने का जो खर्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट जो हमारी जेब से जा रही है, जैसे रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग हमारी जेब से नहीं जा रहा था, तो वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट में नहीं आएगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, किसी चीज को रिप्लेस करना हो तो क्या खर्चा आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमने एक बिल्डिंग में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हम उस बिल्डिंग को 50,000 रुपए किराए पे दे सकते हैं, लेकिन हम उसे किराए पर नहीं देकर खुद बिजनेस कर रहे हैं, 40,000 कमा रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे हम 40,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम कहेंगे 10,000 का लॉस है, क्योंकि 40,000 रुपए में फिर हम 50,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखेंगे कि 50,000 का रेंटल इनकम हमें नहीं हुआ, तो 50 की बजाय 40 कमा रहे हो तो 10,000 का लॉस हो रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। डिफरेंशियल कॉस्ट होती है अलग अलग लेवल ऑफ आउटपुट में जब हम डिफरेंस निकालते हैं और कॉस्ट आती है। जैसे बजट में 4,000 यूनिट 5,000 यूनिट का बजट बनाया, तो 4,000 और 5,000 यूनिट के बजट के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल कॉस्ट। संक कॉस्ट, जो खर्चा हो चुका है, रिकवर नहीं होगा फ्यूचर में, चाहे आप कुछ भी करें वो खर्चा हो चुका है, उसे क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट। इस कॉस्ट को हम डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं करते, ये इररिलेवेंट कॉस्ट होती है। जैसे हमने क्या करा, किसी नई सिटी में हम लोग एक फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं, तो हमने एक सर्वे किया कि हमारा प्रोडक्ट वहां कितने का बिकेगा, कितनी यूनिट बिकेंगी, ये सर्वे किया, 50,000 खर्च हो गए। अब हम फैक्ट्री लगाएं या ना लगाएं, 50,000 तो खर्च हो चुके हैं, तो इस कॉस्ट को हमें कहीं पे भी नहीं लेना, जो हर एक यस नो दोनों सिचुएशन में वो खर्चा है, तो वो इररिलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसलिए हम उसे इग्नोर कर देते। इंप्यूटेड कॉस्ट मतलब इम्प्लाइड नोशनल कॉस्ट, कई बार हमारा खर्चा जेब से नहीं जा रहा है लेकिन रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग वगैरह है, तो वो इंप्यूटेड कॉस्ट होती है। कंट्रोलेबिलिटी के हिसाब से जो खर्चा हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोलेबल है, और जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। कई बार हम कुछ खर्चा हमारे कंट्रोल में, हम कम करें ज़्यादा करें, कुछ खर्चा हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे टैक्सेस है या कुछ ऐसा अलग से चार्जेस है। नॉर्मल एबनॉर्मल कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट सबके साथ हो रही है वो नॉर्मल, जो केवल हमारे साथ हो रही है वो एबनॉर्मल। अकाउंटिंग करते हुए हम अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट बना सकते हैं, ताकि हमें अकाउंटिंग हम प्रॉपरली पता लगा पाए। तो ये एक थ्योरी बेस का चैप्टर था जो आपको बेसिक बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, और ये आपको जरूर 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 पता होना चाहिए, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम आगे इस कॉस्ट अकाउंटिंग के